अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक अपना इम्पोर्टेंट ग्राफ समझने जा रहे हैं। ये ग्राफ आपको फ्यूगल के चैप्टर 21 में भी दिखेगा। बेसिकली हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि ट्रेड का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका क्या बेनिफिट होता है। ट्रेड का ओवरऑल जब हम नेट बेनिफिट निकाल रहे होते हैं दोनों कंट्रीज को देखते हुए, उस कंट्रीज का लॉस देखते हुए जो कि बेसिकली इम्पोर्ट कर रही है, और उस कंट्री का गेन देखते हुए जो कि आपकी एक्सपोर्ट कर रही है, तो ओवरऑल हमें नेट जो वर्ल्ड गेन हमें पॉजिटिव दिख रहा होता है कि ओवरऑल वर्ल्ड गेन इंक्रीज होता है ट्रेड से। आज हम इस को देखने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लैंडिंग, कि अगर आपकी कंट्रीज में जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उससे ओवरऑल वर्ल्ड गेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे ओवरऑल दोनों कंट्रीज को गेन या लॉस जो हो रहा होगा उसका नेट इम्पैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड पे क्या होगा। क्या इंटरनेशनल लैंडिंग, अगर आप उसको फ्री इंटरनेशनल लैंडिंग एंड बोरोइंग को अलाउ कर रहे हो तो उसका नेट इम्पैक्ट ओवरऑल क्या पड़ रहा होगा। तो हम गेन्स एंड लॉसेस जो है वो देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल लैंडिंग के। अच्छा, आप यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ को बेसिकली ये 3 डायमेंशनल ग्राफ है, इसको प्लॉट इस तरह बनाया गया है कि इसमें आपको ओवरऑल वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है 2 लार्ज कंट्रीज में, एक जापान और दूसरा अमेरिका। जापान की असम्पशन ये ली गई है कि जापान के पास बहुत फाइनेंशियल वेल्थ है, बहुत कैपिटल है, लेकिन उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। मींस जापान में इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि जो लैंडर्स हैं जापान के, जिनके पास बहुत कैपिटल है, जो बेसिकली अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके थ्रू गेन करना चाहते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है जापान में। जबकि ऑन दी अदर हैंड अमेरिका को इस अजम्पशन के साथ लिया गया है यहाँ पे कि अमेरिका के अंदर ओवरऑल कैपिटल तो कम है, यानी वेल्थ ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल वेल्थ कम है रिलेटिव टू जापान, लेकिन उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की अमेरिका में, वो बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। असम्पशन ली गई है कि मे बी इट इज बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, के वहां पे टेक्नोलॉजीज काफी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से अमेरिका को जो है वो कंसिडर किया गया है कि वो एक जो है वो इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां पे बहुत ज्यादा हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जापान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन वहां पे कैपिटल जो है फाइनेंशियल कैपिटल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राफ को इस तरह प्लॉट किया गया है कि जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे ओवरऑल वर्ल्ड वेल्थ को प्लॉट किया गया है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको क्या दिख रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड कैपिटल, ओवरऑल वर्ल्ड वेल्थ, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड को सिर्फ 2 कंट्रीज में अजम्पशन के साथ डिवाइड कर दिए गए कि पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, अमेरिका और जापान। अमेरिका और जापान की अगर टोटल फाइनेंशियल वेल्थ को हम ऐड करें तो ये हमारी वर्ल्ड वेल्थ बन जाती है, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है वर्ल्ड वेल्थ को। इसमें से अगर आप देखें कि जापान की वेल्थ कितनी है, जापान में मींस फाइनेंशियल कैपिटल कितना है, और अमेरिका का फाइनेंशियल कैपिटल कितना है, तो उन्होंने जापान की फाइनेंशियल वेल्थ को दिखाया गया इस एरो से। मींस ये जो आपके 0 to 6,000 है, ये आपको दिख रहा है कि ये आपकी बेसिकली क्या है, जापान में इतनी वेल्थ है, फाइनेंशियल कैपिटल है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका की अगर हम बात करें तो आपके जो कैपिटल है अमेरिका का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वेल्थ ऑफ अमेरिका, तो ये जो आपका 10,000 से 6,000 का जो डिफरेंस है विच इज 4,000, ये आपकी वेल्थ ऑफ अमेरिका को शो कर रहा है। तो फाइनेंशियल कैपिटल जापान में बहुत ज्यादा है जबकि अमेरिका में बहुत कम है। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, जबकि जापान में उसके मुकाबले में जो है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यानी अगर लेंडर्स जापान में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। चलें अब इसमें फर्दर देखते हैं कि इसके वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है या इसके वर्टिकल एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहे हैं। आपका ये जो लेफ्ट साइड का वर्टिकल एक्सिस है ये शो कर रहा है कि आप अगर जापान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जापान में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी कितना आपको रिटर्न मिलेगा। बेसिकली ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न विच इज प्लॉटेड इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, कि आपका कैपिटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको कितना जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा, ये आपको शो कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व से।
यहाँ पे लिखा हुआ भी है जापान, तो इट मीन्स कि ये जो आपका कर्व है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जापान, ये आपको शो कर रहा है कि आप जो है अगर जापान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जापान में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना जो है वो प्रॉफिट होगा, कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको हम शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि अगर आप जापान में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और इसको हम शो कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की टर्म्स में। अच्छा, अगर हम वर्टिकल एक्सिस देखें राइट हैंड साइड का, तो ये आपको अमेरिका का रिटर्न शो कर रहा है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कर्व है अमेरिका के टर्म्स में, कि अगर आप अमेरिका के सिटीजन्स अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो या अमेरिका में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पे जो है वो बेसिकली आपको कितना अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कितना जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, और ये आपका कर्व जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल शो कर रहा है अमेरिका के टर्म्स में। तो ये तो हमने देख लिया कि हमने बेसिकली प्लॉट क्या किया हुआ है अपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम सबसे पहले कंडीशन इस तरह स्टार्ट करते हैं कि अगर स्टार्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह की जो है वो प्रोहिबिटेड है, मींस अलाउ नहीं है, तो अब एक कंट्री फॉर एग्जांपल जो जापान के लेंडर्स हैं जिनके पास कैपिटल है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब उनके पास सिर्फ इतनी मतलब अलाउ ही नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउ ही नहीं है फाइनेंशियल जितनी है, तो उनकी मजबूरी है कि वो उनके पास जितना भी कैपिटल है उन्हें इन्वेस्ट करना है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, तो वो अपनी जापान में ही इन्वेस्ट करके जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर वो जापान में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने पहले ही देख लिया था कि जापान में कितना आपका बेसिकली वेल्थ है, जापान के पास 6000 कैपिटल वेल्थ है उस जापान के पास, ठीक है। तो अगर वो जापान में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सारी, तो आप देख रहे हो कि 6000 इन्वेस्ट अगर करते हैं सारे लेंडर्स जापान के, तो उनको रिटर्न कितना मिल रहा है, सिर्फ 2% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अबंडेंसी में है, और हमें पता है कि जो चीज बहुत ज्यादा जैसे सप्लाई बहुत ज्यादा होती है किसी चीज की, तो उसका रिटर्न, उसकी प्राइस लो हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह क्योंकि जापान में बहुत ज्यादा आपकी फाइनेंशियल वेल्थ है, सप्लाई उसकी बहुत ज्यादा है, तो जापान के जो लेंडर्स हैं उनको लो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास सिर्फ ये 4000 की वेल्थ है, और ये इस इतनी सी वेल्थ पर क्योंकि बहुत जो है वो स्केर्सिटी है, लिमिटेशन है फंड्स की, तो इस लिमिटेशंस की वजह से यहाँ पे सप्लाई बहुत कम है कैपिटल की, तो इस स्केर्सिटी की वजह से जो है वो सिर्फ इतनी सप्लाई कर सकता है। अमेरिका में फंड्स सिर्फ इतने जो हैं वो अवेलेबल हैं, फाइनेंशियल कैपिटल सिर्फ इतना अवेलेबल है। इट मीन्स कि पॉइंट ऐसा आपको बता रहा है कि जापान के लेंडर्स को जो लेंड कर रहे हैं अपना पैसा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट रेट, which is a way higher than जापान। तो जापान के लेंडर्स को सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि अमेरिका के लेंडर्स को 8% रिटर्न मिल रहा है। इसकी एक रीजन क्या है कि जापान में बहुत ज्यादा वेल्थ है, अबंडेंसी की वजह से जो है रिटर्न जो है वो लो हो गया है, जबकि अमेरिका में क्योंकि वेल्थ बहुत ज्यादा लिमिटेड है, स्केर्स है, तो इस वजह से उसको जो है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा हो गया है। अच्छा, अब इमेजिन करते हैं कि जो आपकी प्रोहिबिशन थी वो आपने हटा दी, अब आपकी इंटरनेशनल लैंडिंग जो है वो अलाउ कर दी जाती है, यानी अब जापान के लैंडर्स पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ उन्हें इन्वेस्ट वो सिर्फ जापान में ही कर सकते हैं, वो जापान के अलावा जो है वो दूसरी कंट्री में, जो कि सिर्फ हमारे पास इस एग्जाम्पल में अमेरिका है, वो अमेरिका में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो सिर्फ उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जापान तक अब लिमिटेड नहीं रहेंगी, अब वो अमेरिका में भी उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब वो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, अब वो हटा दी गई है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये जो रेट है जिस पे जापान अपनी कंट्री में जो रिटर्न चल रहा था उसका और अमेरिका का अलग चल रहा था, अब ये चेंज हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहां मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कर्व दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट है आपका टी। पॉइंट टी ये शो कर रहा है कि ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास दो चीजें आ रही हैं, रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आ रहा है 5%, और आपका ये जो अमाउंट आ रही है वेल्थ की आ रही है 4200। अच्छा, अब बेसिकली हुआ क्या, हो ये रहा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करके समझाऊं आपको,
तो जापान के जो लैंडर्स हैं वो जापान में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जापान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतनी 4200 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनको रिटर्न कितना मिल रहा है अब 5%, क्योंकि वो पहले पूरे के पूरी कैपिटल जापान में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो 6000 का अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे थे जापान में, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी जापान में फंड्स की और रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया था। लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ जापान में 4200 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब रिटर्न इंक्रीज होके हो गया 5%। अच्छा, बाकी का अमाउंट जो बचा वो कितना बचा, 6000 माइनस अगर हम करें 4200 इसमें से, तो आपके पास बचता है 1800। अब ये 1800 कहाँ गया, जो लेंडर्स के पास था जापान में तो वो लगा नहीं रहे, तो अब वो ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं, अब वो ये पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में। तो अब देखें अगर आप, तो ये केजे क्या शो कर रहा है, कैपिटल ऑफ जापान, तो जापान में अब कितना कैपिटल रह गया है 4200, बाकी का कैपिटल कहाँ चला गया, अमेरिका में। अमेरिका का अपना कैपिटल कितना था, ये 4000, और बाकी का कैपिटल ये जो 6000 में से अगर आप 4200 माइनस करें विच इज 1800, तो बाकी का ये जो 1800 कैपिटल अब अमेरिका में आ गया है, ये बेसिकली किसका है, ये बेसिकली है जापान का। तो जापान के लैंडर्स ने कुछ कैपिटल 4200 तक की वेल्थ अपनी जापान में ही इन्वेस्ट करी, और बाकी के लैंडर्स ने अपनी वेल्थ जो है वो इन्वेस्ट कर दी, जो जिसकी इक्वल जिसकी वैल्यू थी 1800, उसे इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने कहाँ पे, अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब अमेरिका बेसिकली क्या है, बोरोअर है, क्योंकि अमेरिका ने इस 1800 अमाउंट की वेल्थ जो है वो जापान के लैंडर से बोरो करी है। अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने, अब आप इसको इस तरह देखो कि एक लेंडर होता है एक बोरोवर होता है, तो अब ये 1800 की जो वेल्थ है ये जापान के किसी एक इंडिविजुअल को सोच के ये बात समझें कि एक इंडिविजुअल है जिसके बाद 1800 की वेल्थ थी, ठीक है, वो लेंडर था, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी थी और उसके थ्रू प्रॉफिट अर्न करना था। उसने ये 1800 की वेल्थ जो है वो अमेरिका में लगा दी। अब ये वो कहीं भी लगा सकता है, वो उसका स्टॉक उसने परचेज कर लिया, उसने वहां पे कोई अपनी कोई कंपनी स्टैब्लिश कर दी, उसने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया ये पैसा। अब उसने इन्वेस्ट कहाँ करा है, उसने इन्वेस्ट करा है अमेरिका में। तो अमेरिका जो है वो क्या हो गया, बोरोवर हो गया। क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा है अमेरिका में उस पे उसको रिटर्न मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो अमेरिका बोरोवर है, अमेरिका उसको रिटर्न देगा। कितना रिटर्न देगा, आपका इक्विलिब्रियम रिटर्न कितना है 5%। तो इस 1800 पर जो है वो अमेरिका को 5% रिटर्न देना पड़ेगा जापान के लैंडर्स को, क्योंकि जापान के लैंडर्स ने अमेरिका को जो है वो कुछ पैसे लैंड कर दिए हैं, कितने 1800 वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमने क्या प्लॉट करा है, जापान की टोटल वेल्थ कितनी थी, अमेरिका की टोटल वेल्थ कितनी थी, जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलाउ हो गई, रिस्ट्रिक्शंस हट गई, तो अब जापान में जो है वो सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बाकी के जो जापान के लेंडर्स थे उन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है अमेरिका में, और जो इक्विलिब्रियम रिटर्न आ रहा है जिसपे अब दोनों कंट्रीज में जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बदले में जो रिटर्न मिल रहा है वो 5% पे मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम दोनों की कंट्री के गेन्स और लॉसेस को कंपेयर करें कि बिफोर दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपकी कंट्रीज को क्या गेन हो रहा था, तो हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं। अब देखें पॉइंट आर आपको क्या शो कर रहा था, लेंडिंग से पहले, इंटरनेशनल लेंडिंग से पहले 6000 जापान में जो कैपिटल था वो पूरा का पूरा जापान में इन्वेस्ट हो रहा था, और जापान में जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, ये आपको जापान का मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कर्व शो कर रहा था। तो 6000 पे 2% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो ये जो आपकी लाइन है, ये और ये पूरी मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कर्व के नीचे जितना भी शेडेड एरिया है, ये आर पॉइंट से ये जो आपका पूरा शेडेड एरिया, ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि ये बेसिकली जापान का क्या था, जापान का गेन हो रहा था जापान के लैंडर्स को इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अलाउ होने से पहले। अच्छा, अमेरिका के लैंडर्स को क्या गेन हो रहा था, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस था 10,000 और 6,000 का, विच इज 4,000, ये पॉइंट एस पे जो है वो क्या कर रहे थे, बेसिकली अपना इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये जो पूरा एरिया हमारे पास आ रहा है, ये जो पूरा हमारा शेडेड एरिया है, ये बेसिकली दिखा रहा था कि ये गेन हो रहा था अमेरिका के लैंडर्स को, ये गेन हो रहा था अमेरिका को।
अब जब ये ट्रांजैक्शंस अलाउ कर दी गई, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इनसे से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, तो अब दोनों कंट्रीज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब हम इसको कैसे देखेंगे। अब देखो कि जो आपके जापान के लैंडर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 4200, तो कहाँ पे, अब जापान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो शेडेड एरिया है, ये यहाँ से ये टी पॉइंट से ये पूरा एरिया जो कि पहले भी जापान को गेन ही में था, ये अभी भी जापान को गेन हो रहा है। अच्छा, अब टी से हम अब ये जो 1800 का जो डिफरेंस है, 6000 माइनस 4200, ये जो 1800 अब जापान के लैंडर्स ने अमेरिका में इन्वेस्ट करे हैं, इन पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अब ये 6000 से वर्टिकली ऊपर जाए, अब देखेंगे 5% रिटर्न इन्हें मिल रहा है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास एरिया आ रहा है, ये पॉइंट टी से ये और यहां तक, और ये ऊपर हम जाएं 5% इंटरेस्ट रेट पे, ये पूरा जो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर क्या बता रहे हैं कि ये भी अब जापान को जो है वो गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखो, अब ये जो 1800 पे जो 5% रिटर्न जो जापान के लैंडर्स को मिलेगा, कौन देगा? ये अमेरिका देगा उन लैंडर्स को, क्योंकि वो लैंडर्स उन्होंने 1800 बेसिकली जापान को अमेरिका को दिए हैं, इन्वेस्ट करें अमेरिका पे, तो अमेरिका उसके बदले में उन्हें रिटर्न देगा। तो ये स्क्वायर हमारे पास आ रहा है जो ये भी जापान के अंदर आया। अच्छा, इसमें से कितना पहले ऑलरेडी जापान के पास था, कितना गेन ऑलरेडी पहले जापान को हो रहा था जब जापान के लैंडर्स अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये जो एरिया ना टी वी आर, ये जो आपका जो पार्ट है जो कि बेसिकली जिसमें आपके पास ये जी और एच का एरिया आ रहा है, ये जी और एच तो पहले भी जापान को गेन हो रहा था। तो अभी इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वजह से क्या जापान को एक्स्ट्रा गेन हो रहा है। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है ए बी सी का जो ट्राइंगल है, ये ए बी सी का ट्राइंगल, जो पहले जापान को गेन नहीं हो रहा था। इस ट्राइंगल का पहले जापान का गेन सिर्फ यहाँ तक जो है वो लिमिटेड था, अब जापान को ये ए बी सी ट्राइंगल भी उसके गेन में आ गया है। और मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये 6000 और माइनस 4200 ये वो अमाउंट है जो जापान के लैंडर्स ने अमेरिका में इन्वेस्ट करा है। तो इस अमाउंट पे उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, 5%। तो हमने वो टोटल, जब हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 6000 पर 5% रिटर्न, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, ये जो डिफरेंस है जो उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट करा है। अच्छा, अब अमेरिका का अगर हम गेन देखें तो अमेरिका की गेन पहले ये एरिया था, अमेरिका की गेन पहले सिर्फ और सिर्फ ये एरिया था। अब अमेरिका में कितना जो है वो ये जो आपका ये एरिया था वो अमेरिका का गेन था। अब अमेरिका में क्योंकि आपका अब अमेरिका में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कहाँ तक कितनी हो रही है, ये पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये पूरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, इट मीन्स कि अमेरिका का जो आपका एरिया आ रहा है वो तो वैसे पूरा ये आ रहा है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अमेरिका के नीचे का जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा अमेरिका के गेन में आ रहा है। लेकिन इस पूरे गेन में से उसने कुछ किसको देना है, कुछ पार्ट उसने जापान के लेंडर्स को पे करना है, जो 5% इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो अगर हम इस एरिया को निकाल दें, किस एरिया को, जो एरिया अमेरिका ने जापान के लेंडर्स को देना है, वो कौन सा एरिया था, ए बी सी और ये जी एच, ये पूरा एरिया जो है वो अमेरिका किसको दे रहा है, जापान के लेंडर्स को दे रहा है, पे कर रहा है 5% इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अमेरिका ने बोरो किया है ये 1800 का कैपिटल जापान से, तो इस पे उसको रिटर्न देना है। तो ये पूरा रिटर्न का एरिया जो कि बेसिकली जापान का गेन है, ये अमेरिका ने उसको जो है वो पे किया है। तो बाकी का कितना बचा, ये DEF का वो एरिया है जो कि पहले अमेरिका के गेन में शामिल नहीं था, लेकिन अब ये अमेरिका के गेन में शामिल हो गया है। तो अगर हम देखें कि पहले के मुकाबले में कंपैरिजन करें कि जब इंटरनेशनल लैंडिंग अलाउ नहीं थी तब दोनों कंट्रीज को कितना गेन हो रहा था और अब कितना गेन हो रहा है, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स आ रहे हैं जो कि पहले दोनों कंट्रीज में से किसी को भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब वो गेन जो है वो इंक्रीज हो गया और वो दोनों कंट्रीज को अब एक्स्ट्रा वो गेन मिल रहा है। तो जापान को कितना एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है, ABC, और अमेरिका को कितना मिल रहा है, ये DEF। अच्छा, अब अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें ना, कि अगर हम ये गेन कैलकुलेट करना चाहें कि अमाउंट टर्म्स में कि कितना गेन हो रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हम गेन कैसे निकाल सकते हैं कि देखें,
इस गेन की निकालने का मेथड ये है कि पहले हम देखें कि जापान में कितना एक्स्ट्रा गेन हो रहा है जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो ये हमारे पास एरिया किसका आ रहा था, ABC का एरिया। ये ABC अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का फॉर्मूला हम कैसे निकाल रहे होते हैं, ट्राइंगल के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे होते हैं 1/2 का, ठीक है। यानी अगर मैं जापान का मैंने ये गेन देखना है तो ये मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगी कि पहले मैं ये देखूंगी कि मेरा वर्टिकल कितना डिफरेंस आ रहा है। तो वर्टिकल ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 - 2 यानी 3% इंटरेस्ट रेट। ये आपका यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो 6000 - 4200 1800 आ रहा है। अच्छा, अब देखें कि अगर मैंने जापान का गेन निकालना है तो ये हम कैसे निकालेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3% इंटरेस्ट रेट। अब 3% इंटरेस्ट रेट है, मैं इसको 0.03 कर देती हूँ और मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1800 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये बेसिकली मैं क्या निकाल रही हूँ, ये बेसिकली मैं एरिया निकाल रही हूँ, एरिया की वैल्यू निकाल रही हूँ। जो एरिया A + B + C जो का जो एरिया है, इसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। उस एरिया पे जो मेरा वर्टिकल एक्सिस था वो डिफरेंस शो कर रहा था 3% इंटरेस्ट रेट का, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिफरेंस आ रहा था 6000 - 4200 वो बेसिकली 1800 का डिफरेंस था। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 को जब हम 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 54, और उस 54 को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। तो बेसिकली जो गेन हो रहा है वो जापान को हो रहा है कितनी वैल्यू का, 27 की वैल्यू का। अब हमें अमेरिका का अगर गेन फाइंड आउट करना है, जो कि आपका अमेरिका का जो गेन हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है एरिया किसका, DEF का, जो कि एक्स्ट्रा गेन है। अगेन एरिया का जो फॉर्मूला है, ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो 1/2, और डिस्टेंस कितना है इसका, ये आप डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है इस पे इंटरेस्ट रेट कितना है 8, और इस पे कितना इंटरेस्ट रेट है 5, तो 8 - 5 3% इंटरेस्ट रेट। अब इस ट्राइंगल पे आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, 6000 - 4200। सेम आपका वही वैल्यू आएगी कि हॉरिजॉन्टल पे डिस्टेंस आ रहा है 1800 का और वर्टिकल पे आ रहा है 3% इंटरेस्ट रेट का। तो जब आप अमेरिका के गेन निकालेंगे तो आप सेम इसी तरह निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.03 मल्टीप्लाई बाय 1800। तो अमेरिका का गेन भी आपके पास सेम 27 आ रहा है। और अगर हम वर्ल्ड गेन देखें, दोनों कंट्रीज को गेन हो रहा है, अगर हम वर्ल्ड गेन देखें तो आपके पास ये आ जाएगा वर्ल्ड गेन 27 + 27 आपके पास आ जाएगा 54। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्ल्ड गेन। अच्छा, अब देखिए दोनों कंट्रीज में कुछ लोगों को इस ट्रांजैक्शन से, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से फायदा हो रहा है, कुछ को नुकसान हो रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन ईच कंट्री दे आर गेनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम द न्यू फ्रीडम। हर कंट्री में कुछ इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ गेनर्स हैं जिन्होंने गेन करा है, जिनको फायदा हुआ है इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अलाउ होने से, कुछ को नुकसान हुआ है। फायदा किसका हुआ है, अगर हम जापान की बात करें तो जापानीज लैंडर्स को गेन हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले जब वो लैंड कर रहे थे तो उन्हें 2% इंटरेस्ट रेट जो है वो रिटर्न मिल रहा था, जबकि अब इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अलाउ होने की वजह से उन्हें 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उनको गेन हुआ है। लेकिन जो जापान के बोरोवर्स थे, जिन्हें पहले जब वो बोरो कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ 2% रिटर्न पे बोरो करना कर रहे थे, यानी उन्हें सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता अपनी बोरोइंग पर। उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या थी, लो थी। अब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो गई है, 5% इंटरेस्ट रिटर्न पर हो गई है। तो जापानीज बोरोवर्स को जो है वो नुकसान हुआ है, और जापानीज लैंडर्स को जो है वो आपका क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। जबकि अमेरिका में जो नुकसान हुआ है वो हुआ है आपके लैंडर्स को, क्योंकि पहले लैंडर्स 8% इंटरेस्ट रेट पे लैंड कर रहे थे, अब सिर्फ उन्हें रिटर्न 5% मिल रहा है। जबकि जो बोरोवर थे उनका ऑफ कोर्स फायदा हुआ है अमेरिकन बोरोवर्स का, क्योंकि पहले उन्हें 8% रिटर्न पे बोरो करना पड़ा, 8% इंटरेस्ट रेट पे बोरो करना पड़ा था, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा थी।
और अब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग 8% से डिक्रीज होके हो गई है 5%। तो दोनों कंट्रीज में कुछ लैंडर्स हैं, कुछ बोरोवर्स हैं, लेकिन ओवरऑल जब आपने गेन कैलकुलेट करा तो ओवरऑल जो कॉस्ट है, जो लॉस है, वो गेन से कम है, गेन ज्यादा हो रहा है। तो जापान का गेन भी आपका इतना आ रहा है, ये अमेरिका का गेन है, और ओवरऑल वर्ल्ड गेन अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी पॉजिटिव है। इट मींस कि इंटरनेशनल लैंडिंग ट्रांजैक्शंस की वजह से दोनों कंट्रीज को फायदा हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। और अगर आपको मजीद कोई इस ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू।